हम इन एसएसटी क्लास सिविक सब्जेक्ट में पावर शेयरिंग चैप्टर फर्स्ट हमने स्टार्ट किया था, जिसकी मैं पहले ही बच्चे आपको वीडियो भेज चुकी हूँ। कल मैंने आपको बेल्जियम एंड श्रीलंका दोनों कंट्रीज़ के बारे में हमने बात की थी। बेल्जियम के बारे में बताया था कि स्मॉल कंट्री है, कहाँ कहाँ से बाउंड्री टच होती है, कितनी पॉपुलेशन है और उसकी इथनिक कंपोजिशन क्या है। इथनिक कंपोजिशन मतलब कौन कौन से लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं जो उस कंट्री में रहते हैं। उसके बाद में उसकी कैपिटल के बारे में बात की थी और उसके बाद मैंने आपको जो फर्स्ट वीडियो सेंड की है उसमें ये भी बताया था कि श्रीलंका कंट्री जो है बेल्जियम के बाद में, कि श्रीलंका कंट्री कहाँ पर है, किस कंट्री के नियर है और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है और कंपोजिशन क्या है। कंपोजिशन मीन्स कितने परसेंट लोग वहाँ पर बुद्धिस्ट है जो सिंहाला लैंग्वेज स्पीक करते हैं और कितने परसेंट लोग वहाँ पर तमिल स्पीकर्स हैं। और उसमें से तमिल स्पीकर्स में से भी जो ये भी हमने बात की थी कि 13% तो प्रॉपर श्रीलंका के ही हैं जो तमिल बोलते हैं और 5% है जो वहाँ पर माइग्रेट होकर आए थे। तो बेटा अब इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। हमने इसके बाद स्टार्ट करना है, बेल्जियम और श्रीलंका हमारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट करेंगे मेजॉरिटी के बारे में। जो मेजॉरिटी है कहाँ के, श्रीलंका की, मेजोरिटेरियनिज्म जो है बेटा, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, सबसे फर्स्ट इसको मैं मतलब आपको बुक में पैराग्राफ में है, मैं आपको पॉइंट्स में बताऊंगी तो आप सुनते जाइएगा, आपका इजी हो जाएगा। आप सपोज नंबर 1 पॉइंट मान के चलिएगा, हम नंबर 1 पॉइंट इसको ले लेते हैं, यहाँ पे नंबर 1 ले लेते हैं ये कि यानी कि इसकी इंडिपेंडेंस, कि भाई जो श्रीलंका है वो कब इंडिपेंडेंट हुआ, 1948 में हुआ था। और जब 1948 में वो इंडिपेंडेंट हुआ तो वहाँ पर जो गवर्नमेंट बनी वो नंबर 2 में है कि गवर्नमेंट किस पार्टी के लीडर्स की बनी, किन लोगों की बनी, किस ग्रुप की बनी। तो जो लोग बुद्धिस्ट थे, जो सिंहाला लैंग्वेज यूज़ करते थे, गवर्नमेंट बनी उन लोगों की। जब गवर्नमेंट उनकी बनी नंबर 2 हो गया। तो नंबर 3 है जब उनकी डेमोक्रेटिक जो लीडर्स थे, डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट हुई थी, वो क्या चाहती थी, एडोप्टेड सीरीज ऑफ मेजोरिटेरियनिज्म, वो एक मेजोरिटेरियनिज्म एडोप्टेड करना चाहती थी। मतलब सरकार में जो मेजॉरिटी थी, जो बहुसंख्यकवाद था, ज़्यादा नंबर में जो लोग थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलने वाले थे, सिंहाला लैंग्वेज बोलने वाले थे, सिंहलीज लोग थे, सिंहाला जो भाषा है उसको बोलने वाले थे। तो इन्होंने अपनी मेजॉरिटी बनाने का सोचा और अपने जो सिंहाला बोलने वालों की सुपरमेसी सरकार में बनानी चाहिए कि इन्हीं के लोग गवर्नमेंट में ज़्यादा हैं तो इनकी सुपरमेसी होगी। तो ये सब सोचकर इन्होंने कुछ स्टेप लिए, कुछ सोचा। क्या स्टेप लिए, अब यहाँ से देखिएगा आप, ये इनके स्टेप हैं जो नीचे अंडरलाइन करी, ये स्टेप हैं कि इन्होंने डेमोक्रेटिकली जो लीडर्स चुने गए थे, जो गवर्नमेंट चूज़ हुई थी, उसमें इन्होंने सिंहाला भाषा वालों की मेजॉरिटी शो करने के लिए, उनका दबाव बनाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए। तो नेक्स्ट हम यहाँ से पढ़ेंगे। तो बेटा 1956 में एक एक्ट पास हुआ था, इन्होंने एक एक्ट को रिकॉग्नाइज़ किया, सिंहाला लैंग्वेज को इन्होंने ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया। तो नंबर फर्स्ट पॉइंट हुआ, जो इन्होंने स्टेप लिए मेजॉरिटी शो करने के लिए, इंटरनल क्वेश्चन आता है यहाँ से, ठीक है, कि सिंहाला लोगों ने मेजॉरिटी शो करने के लिए क्या क्या स्टेप लिए। तो इन 1956 एन एक्ट वाज पास टू रिकॉग्नाइज सिंहाला। सिंहाला को रिकॉग्नाइज करने के लिए इन्होंने सिंहाला भाषा को राजकीय भाषा बना दिया और तमिल को नेगलेक्ट कर दिया, उनकी तरफ ध्यान नहीं दिया। नंबर 2, इन्होंने जितनी भी पॉलिसीज़ थी, इन्होंने जितना भी प्रेफरेंस दिया, प्रेफरेंशियल पॉलिसीज़ फॉर सिंहाला कम्युनिटी, जितने भी लोग सिंहाला कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, जो भी सिंहाला को मानते थे, इन्होंने जो सबसे पहले प्रेफरेंशियल दिया वो किस पॉलिसीज़ को दिया, सिंहाला के लिए दिया। जो लोग सिंहली भाषा बोलते थे, सिंहाला भाषा, सिंहाला इंग्लिश में, सिंहली इंग्लिश हिंदी में हो जाता है, सिंहली भाषा बोलते थे, उन लोगों को इन्होंने ज़्यादा रेफरेंस दिया, उनके लिए ज़्यादा पॉलिसीज़ बनाई, उनके हित के लिए, उनके फ़ायदे के लिए ज़्यादा वर्क किया। और नंबर 3 है नेक्स्ट, अ न्यू कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेटेड दैट द स्टेट शैल प्रोटेक्ट एंड फॉस्टर बुद्धिज़्म। इन्होंने क्या किया बेटा, जो लोग बुद्धिज़्म को मानते थे, महात्मा बुद्ध को मानने वाले थे, सिंहाला भाषा को बोलते थे, उनकी प्रोटेक्शन के लिए संविधान में नया कानून जोड़ दिया। एक नया संविधान बना डाला इन्होंने नए कानूनों के साथ, जिसमें ज़्यादातर राइट्स किसको थे, बुद्धिस्ट को, उनकी प्रोटेक्शन के लिए राइट्स थे। तो ये इन्होंने स्टेप लिए। तो इन सब चीज़ों से क्या हुआ
कि जो श्रीलंका के अंदर जो तमिल्स थे उन्हें अपने लिए एक भेदभाव महसूस होने लगा कि हमारे साथ में जो भेदभाव है वो किया जा रहा है। अब देखिए बेटा, इसमें भेदभाव महसूस होने लगा। इधर आप श्रीलंका का देखना, येलो कलर से आपको श्रीलंका शो है, सबसे ज़्यादा येलो वाला पार्ट है। ये वो लोग हैं जो सीली लैंग्वेज यूज़ करते थे, ठीक है। और जो आपका ये ऑरेंज वाला है, ये वो लोग हैं जो श्रीलंका के अंदर तमिल बोलते थे, जो हैं श्रीलंका के लेकिन बॉर्डर पर थे। और क्योंकि तमिलनाडु स्टेट के, इंडिया का जो तमिलनाडु स्टेट है उसकी कोस्टल लाइन से कुछ ही किलोमीटर की दूरी पर श्रीलंका है, तो ये कोस्टल एरिया पे रहने वाले लोग थे जो ये वहाँ पर तमिल लैंग्वेज यूज़ करते थे। उसके बाद में जो इसमें दिखाया है ना ब्राउन कलर, ये वो लोग हैं जो इंडियन तमिल थे, जो भारत से आए हुए थे। जब भारत के अंदर कॉलोनियल शासन था, गुलामी वाला राज चल रहा था अंग्रेज़ों का, तो ये अपनी फैमिली के साथ वहाँ से आकर यहाँ पर बस गए थे, ठीक है। और इसमें जो ये गोल गोल सर्कल से बच्चे दिखाए हुए हैं ना, छोटे छोटे से, ये हैं मुस्लिम्स लोग। ये मुस्लिम लोग हैं जो वहाँ पर तमिल को यूज़ किया करते थे। अब नेक्स्ट है, अब देखिएगा बेटा, जो ये गवर्नमेंट थी, दीज मेजर्स क्रिएटेड सेंस ऑफ एलियनेशन अमंग द श्रीलंका तमिल्स। अब जो श्रीलंका के तमिल लोग थे, इनके बीच में अब फासले आने लगे और इनकी नाराज़गी, इनके जो नाराज़गी थी वो अब निकल के बाहर आने लगी। मतलब कि जो वहाँ का शासन था, एडमिनिस्ट्रेशन था, उससे नाराज़ हो गए और इनकी नाराज़गी वहाँ के सिहाला के लोगों के शासन को लेकर, इनकी नाराज़गी ने इनके अंदर एक बेगानापन बढ़ा दिया। एक उन्हें लगा कि हमारा राष्ट्र नहीं है, और इस तरह करके इन्होंने जितने भी इनके मन में फीलिंग आने लगी, जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको सिर्फ उनकी, क्योंकि उनकी भाषा सिहिली भाषा है, इसीलिए उन्हें ज़्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं। तो और यही कारण है कि ये लोग पॉलिटिकल पॉलिसीज़ से दूर रहते हैं, इन्हें दूर किया जा रहा है सिर्फ भाषा के भेदभाव पर। तो ये सब सोचकर इन दोनों ग्रुप्स के बीच में खींचातानी शुरू होने लगी, आपसी संबंध जो थे वो बिगड़ने लगे। दोनों ग्रुप्स कौन बेटा? एक जो सिहिली भाषा बोलने वाले थे और जो तमिल भाषा बोलने वाले थे। तो देखिए गाइस, नेक्स्ट इसमें दिया है कि जो श्रीलंका के तमिल थे उन्होंने अपनी एक पॉलिटिकल पार्टी बनानी शुरू की और इन्होंने तमिल भाषा को राजभाषा बनाने के लिए अब डिमांड करनी शुरू कर दी। और क्या क्या डिमांड सामने आई इन लोगों की? एक तो तमिल को नेशनल लैंग्वेज, उनकी जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो बनाई जाए, राजभाषा बनाई जाए, और जो इनका एरिया है जहाँ पर ये लोग बसे हैं, जहाँ पर ये लोग श्रीलंका के अंदर रहते हैं, वहाँ पर इनका अधिकार होना चाहिए, इनकी सरकार होनी चाहिए। शिक्षा और रोज़गार के मामले में भी इन्हें इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। अब इन्होंने इन सब चीज़ों की डिमांड करनी शुरू कर दी। लेकिन बेटा जो तमिल जहाँ पर रहते थे, तमिल के एरिया में ही इन लोगों की डिमांड्स को रिफ्यूज़ किया जाने लगा, डिनाई किया जाने लगा। और इस तरह से 1980 के सीरीज़ में जो नॉर्थ ईस्ट एरिया था श्रीलंका का, वहाँ पर तमिल ने अपने आप को इंडिपेंडेंस घोषित कर दिया और अपनी सरकार बनाने के लिए इन लोगों ने अब संगठन बनाने शुरू कर दिए। और वहाँ पर इन्होंने, मतलब इनके बीच में जो डिफरेंसेस आए, इन्होंने वहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन बनानी शुरू कर दी। तो नेक्स्ट है आपका, अब हम इस टॉपिक का लास्ट पैराग्राफ पढ़ रहे हैं बेटा, ठीक है। देखिएगा बेटा, यहाँ से कर रहे हैं। जो दोनों ग्रुप्स थे बेटा, अब सिहाला का ग्रुप और तमिल का ग्रुप, अब दोनों के बीच में श्रीलंका के अंदर ही आपसी टकराव शुरू हो गए। एक छोटी सी लड़ाई ने, एक छोटी सी बहस ने, छोटे से संघर्ष ने अब धीरे धीरे आपसी टकराव का रूप लेना शुरू कर दिया और श्रीलंका के अंदर सिविल वॉर की शुरुआत हो गई। सिविल वॉर जो थे श्रीलंका में, सिविल वॉर शुरू होने लग गया। और जब सिविल वॉर शुरू हुआ, सिविल वॉर क्या होता है? एक ही कंट्री के अंदर आपस में ही लड़ना, किसी बाहर के लोगों के साथ नहीं, अपने ही देशवासियों के साथ लड़ना। तो दोनों ग्रुप्स के जो लोग थे, कम से कम हज़ारों लोग दोनों ग्रुप के साइड से, दोनों कम्युनिटीज़ के लोग मारे गए हज़ारों की संख्या में। और कुछ लोग अपनी फैमिलीज़ को लेकर उस एरिया को छोड़कर भाग गए, रिफ्यूज़ी हो गए। रिफ्यूज़ी मतलब होता है छोड़कर भाग जाना, रिफ्यूज़ी हो गए। इससे कई गुना लोगों की तो रोज़ी रोटी बंद हो गई। वो कमाते थे, जो उनका रोज़गार, उनकी दुकान, जो भी वो बिज़नेस करते थे, उन्हें वहीं पर छोड़कर जाना पड़ा। इससे वो घर से बेघर तो हुए, जॉब से भी हाथ धो बैठे। तो बेटा यहाँ पर जो कंडीशन थी,
थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। हमने पहले भी इसमें पढ़ा है कि देखिए बेटा, जो इकोनॉमिक्स हम पढ़ेंगे इस 10th में, इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर, तो उसमें भी हमने ये पढ़ा है कि जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था या वहाँ पर जो एजुकेशन की फैसिलिटीज़ है, हेल्थ की फैसिलिटीज़ है, इन सब मामलों में श्रीलंका का जो रिकॉर्ड है वो सबसे बेस्ट रहा है। लेकिन सिविल वॉर के चलते वहाँ की जो सामाजिक शांति थी, संस्कृति, कल्चर और वहाँ के इकोनॉमिक लाइफ, उसमें बहुत सारी समस्याएं पैदा हुई, प्रॉब्लम्स पैदा होने लग गई। तो ये मैंने आपका यहाँ तक पढ़ाया। हम नेक्स्ट करेंगे एकोमोडेशन इन बेल्जियम। तो ये मैं आपको कल कराऊँगी, कल वहाँ से एकोमोडेशन से पढ़ेंगे। ठीक है गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसको बार बार सुन के अपने चैप्टर को क्लियर करने की कोशिश कीजिएगा। थैंक यू क्लास, थैंक यू गाइस।